दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ क्रिमिनल प्रैक्टिस सीरीज की अगली वीडियोज लेकर। रेगुलर वीडियोज नहीं आ पा रही हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। क्योंकि यार बहुत टफ काम होता है कि वकालत को भी मेंटेन करना और फिर इस रेगुलर वीडियोज भी बनाना, और इसके लिए अब तक के लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आगे से आपको रेगुलर वीडियोज मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। प्रयास करूंगा मैं कि आपको रेगुलर मिले। दोस्तों पिछली वीडियोज में हम लोगों ने सीखा था समनिंग ऑर्डर तक, कि अगर आपकी एफआईआर दर्ज होती है, एफआईआर के बाद चार्जशीट न्यायालय में सबमिट होती है, इसके बाद में जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो समनिंग ऑर्डर करते हैं। समनिंग ऑर्डर का कुछ इस तरह से फॉर्मेट था, मैंने आपको बताया था। ये था समनिंग ऑर्डर का। और या तो आप परिवाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद भी समनिंग ऑर्डर होता है, यानी उसकी व्यक्ति की तलबी होती है आगे की प्रोसेस चलाने के लिए। लेकिन इसमें एक चीज रह गई थी कि अब इसके आगे क्या होगा। समन हो गया, अब इसके आगे क्या होगा। अगर समन हो गया, चार्जशीट में पर्याप्त साक्ष्य, आपने जो परिवाद पत्र प्रस्तुत किया है, जो साक्ष्य दिया है उसमें भी दम है, तो ये समनिंग ऑर्डर हो जाता है। समनिंग ऑर्डर हो जाने के बाद में इसी समनिंग ऑर्डर में मैं आपको पढ़ के बता दूं कैसे समनिंग ऑर्डर होता है। एक बार फिर से पढ़ के बताता हूं। आरोप पत्र पर संज्ञान है तो अपराध संख्या इतना, अभियुक्त गण धारा थाना में प्रसंज्ञान हेतु प्रस्तुत हुआ। ये प्रसंज्ञान जो होता है कॉग्निजेंस होता है। जो मैं समनिंग ऑर्डर कह रहा हूँ, समनिंग ऑर्डर कॉग्निजेंस एक ही चीज है। ये है कॉग्निजेंस। पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों, केस डायरी, नक्शा नजरी, मेडिकल रिपोर्ट का सम्यक परिशीलन किया। प्रस्तुत अपराध पर संज्ञान लिया जाता है, दर्ज रजिस्टर हो, अभियुक्त जरिए संबंध तलब हो, पत्रावली दिनांक सलाह को नियत हो। ये जब कॉग्निजेंस होगा तो इसके साथ में ये भी होगा कि कॉग्निजेंस का अर्थ ये हुआ कि मजिस्ट्रेट ने पूरे चार्जशीट की जांच की, इसमें से पर्याप्त साक्ष्य था, उसने प्रसंज्ञान लिया, अभियुक्त गण जरिए सम्मन तलब हो। यहीं से प्रोसेस शुरू कर दिया कि अभियुक्त गण को अब सम्मन जारी हो। अब यहां से दो स्टेज लेकर चलते हैं। मैंने आपको अभी तक कंप्लेनेंट साइड की सारी चीजें बताई हैं कि अगर आप पीड़ित है, कंप्लेंट है, तो कैसे एफआईआर लिखानी है, कैसे समनिंग ऑर्डर कराना है, क्या करना है। अभी कंप्लेनेंट के साइड से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद फिर यहीं से शुरू करेंगे और एक्यूज्ड के साइड से चलेंगे कि अगर आप आरोपी की तरफ से अधिवक्ता हैं तो क्या होगा। अभी तक इसमें यह है कि अगर आप कंप्लेनेंट के साइड के अधिवक्ता हैं तो आपको क्या करना है। अब ये हो जाने के बाद, आपका ये जो प्रसंज्ञान है ये हो जाने के बाद आपको क्या करना होता है, आपको समन जारी कराने होते हैं। वैसे अगर स्टेट वर्सेस का केस है, चार्जशीट सबमिट हुई है, तो उसमें प्रक्रियाएं अपने आप चलती हैं, उसमें आपको पैरवी नहीं करनी होती। लेकिन अगर कंप्लेंट केस है, उसमें समन जारी करना है, तो उसमें समन को आपको पैरवी करनी पड़ेगी। आप उसमें परिवादी हैं तो आप भर के लेके जाएंगे, बाबू को देंगे, वो समन जारी कर देगा। लेकिन अगर स्टेट केस है तो उसमें बाबू स्वयं जारी कर देगा। अब अगर आप कंप्लेनेंट की तरफ से हैं तो आपको समन जारी करवाना है। समन जारी कराने के बाद अगर वो लोग आकर, एक्यूज्ड पक्ष जो है वो आकर बेल नहीं कराते हैं, तब आप जब वो समन आप भेजेंगे तो वहां यहां से थाने जाएगा, आपके कोर्ट से। थाने से किसी एक सिपाही के जिम्मे वो समन लगाया जाएगा। वो सिपाही उनके घर के पास जाएगा, जो एक्यूज्ड है उनके घर जाएगा, उनको वो समन दिखाएगा कि आपका न्यायालय में समन है, या एक कॉपी उनको देकर आएगा। इसके बाद में पीछे उनके साइन भी करा कर आएगा, या अपनी रिपोर्ट लगाएगा कि मैं जाकर वहां हमने इनको समन दिया। अब वो न्यायालय नहीं आए तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो जो आप समन करवा रहे होंगे, ये जो समन आप करेंगे, भेजेंगे, उसमें समन में एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो समन वहां गया था थाने पर, वो वापस आया या नहीं आया। अगर थाने से कोर्ट पर वापस समन आ गया है आपका, तब आप मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष फिर से पत्रावली पेश कराएंगे और आप आर्ग्यूमेंट ये करेंगे कि इसमें अब वारंट कर दिया जाए। इसमें जो जज साहब हैं, ये सारे एक्यूज्ड को पता है कि मेरे खिलाफ एफआईआर लिखी हुई है और मेरे खिलाफ चार्जशीट भी हो गई है, समनिंग ऑर्डर भी हो गया है, लेकिन जानबूझकर ये लोग कोर्ट में नहीं आ रहे। तब क्या होगा, उनके खिलाफ वारंट जारी करेंगे। लेकिन वारंट एक ही स्टेज पर जारी होगा। आप सभी नए अधिवक्ता साथी ये जान ले कि तामीला पर्याप्त होना चाहिए। जो लोग कहते हैं एक वर्ड है तामीला, क्या है तामीला? तामीला ये है कि जो समन यहाँ से गया है उस समन को ले जाकर पुलिस वाले ने उन तक बताया है कि नहीं बताया। अगर बताया है तो उसमें पीछे रिपोर्ट लगाता है कि समन लेकर मैं वहां गया, उनको सूचना दी, तामीला करवाया, और फिर वापस एक समन की कॉपी न्यायालय में ले आता है कि सर हम करवाए। जब तक यही होता है तामीला। तो जब तक तामीला समन का नहीं होगा तब तक वारंट का नंबर नहीं आता।
अब दूसरी स्टेज, अगर आपका समन तामील हो चुका है, इसके बाद में आपको क्या करना है, समन तामील होने के बाद में एक्यूज नहीं आए, बेल नहीं करवाई, आपने कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की। वैसे आपको मैं बता दूं कि बिना बेल कराए जब आपका समनिंग ऑर्डर हो जाता है तो बिना बेल कराए वो पत्रावली पर उपस्थित नहीं होंगे, उनका साइन नहीं होगा, वो तब तक एब्सेंट ही माने जाएंगे जब तक अगर बेल नहीं करवाएंगे। अब बेल ना करवाने से पहले क्या कार्रवाई करनी है, जब एक्यूज साइड वाला हम लेकर आएंगे तब उसमें बताएंगे। अभी आप कंप्लेनेंट के साइड से अधिवक्ता हैं, समन तामीला आ गया, अब आप वारंट के लिए मजिस्ट्रेट से निवेदन करेंगे। ज्यादातर स्थितियों में यह होता है कि वारंट जो होता है वो डायरेक्ट नॉन बेलेबल वारंट मजिस्ट्रेट साहब इशू नहीं करते हैं, और अधिकतर प्रैक्टिस में, यूपी की कोर्ट की प्रैक्टिस में डायरेक्ट नॉन बेलेबल वारंट इशू नहीं किया जाता है। पहले क्या करते हैं, बेलेबल वारंट इशू करते हैं, BW जिसे कहा जाता है। तो अगर आपका समन तामीला आ गया है तो आप BW इशू करवाइए। BW इशू करने के बाद सेम प्रोसेस होगी। अगर स्टेट केस है तो उसमें बाबू जो होगा कोर्ट का वो भर के भेज देगा, वो चला जाएगा BW थाने पर। अगर आपका कंप्लेंट केस है तो आपको उसके BW भर के, वारंट भर के बाबू को पैरवी करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, आपको कुछ टिकट भी सबमिट करना पड़ेगा, कोर्ट फीस, तब हो जाएगा। तो फिर जब आपका BW बन जाए तो आप BW भिजवा दीजिए। अब BW को भी सेम समन की तरह ही पुलिस ले जाकर वहां तामीला करवाएगी कि आपके खिलाफ BW वारंट जारी हो गया है, बेलेबल वारंट। और आपका क्या करिए, यही बेल का बॉन्ड भर दीजिए, जो भी होता है मुचलका, इसके बाद जाकर कोर्ट हाजिर करिए। वो ये क्या करते हैं पुलिस वाले, 2 मुचलके पर 2 व्यक्तियों के गवाहों पर उनकी वहीं बेल कर देते हैं, फिर कोर्ट पर आते हैं। लेकिन ये नहीं है कि थाने पर जो उन्होंने मुचलका ले लिया तो यहाँ आकर बेल नहीं करानी, ऐसा नहीं है, यहाँ भी आकर बेल कराना होता है। अगर BW का भी तामीला हो गया आपके वहां जाकर थाने पर, और वहां से तामीला वापस आकर कोर्ट में लग गया कि BW तामील होने के बाद भी जो एक्यूज्ड हैं वो कोर्ट पर नहीं आ रहे हैं, अभी भी नहीं आ रहे हैं ना अपनी बेल करवा रहे हैं, तब इस स्टेज पर नॉन बेलेबल वारंट के लिए आप प्रेयर मजिस्ट्रेट से कर सकते हैं, और आसानी से मजिस्ट्रेट नॉन बेलेबल वारंट इशू भी कर देगा। शुरू में अगर आप कहेंगे समन के बाद तो वो इशू नहीं करते हैं, ज्यादातर प्रैक्टिस में यही चलता है। अब जब नॉन बेलेबल वारंट इशू होगा तो पुलिस उन्हें पकड़ कर लाएगी, और जब पुलिस उन्हें पकड़ कर लाएगी तो उन्हें जेल भेजेगी, और तब तो वो हाजिर हो ही जाएंगे कोर्ट में, फिर कोर्ट उनको जेल से तलब कर ही लेगी। या नॉन बेलेबल वारंट ज्यादातर स्थितियों में जारी होते ही लोग क्या करते हैं, तुरंत अपनी तैयारियां कराने लगते हैं कि अब बेल करवाना है, अब बेल करवा लो, नहीं तो पुलिस घर पर आ जाएगी और पकड़ लेगी। अब ये इतनी स्टेज हो गई, आप कंप्लेनेंट के साइड से अधिवक्ता हैं तो। अब ये हुआ कि ठीक है, वो लोग आए, अपनी बेल करवा लिए, चाहे जेल गए या बाहर से ही करवा लिए, अलग का टॉपिक है, एक अलग वीडियो इस पर बनेगी। आए, वो अपनी बेल करवा लिए। बेल के बाद की प्रोसेस क्या होगी अगर आप कंप्लेनेंट के वकील हैं तो दोस्तों बेल के बाद में जो स्टेज आती है वो होती है चार्ज की स्टेज। यहां आप देख रहे होंगे, अगर सेशन ट्रायल मामला है, यहां 2 चीजें आपको समझनी होगी। आपने जो मुकदमा लिखवाया है, अगर उसमें जो धाराएं लगी हैं वो सेशन ट्रायल की है या मजिस्ट्रेट ट्रायल की है, ये जब आप धाराएं पढ़ेंगे तो आप किताब खोलेंगे या गूगल करेंगे कौन सी धारा सेशन ट्रायल है, कौन सी धारा मजिस्ट्रेट ट्रायल है, तो आपको पता चल जाएगा। अगर धाराएं मजिस्ट्रेट ट्रायल की हैं तो मजिस्ट्रेट साहब ही चार्ज फ्रेम करेंगे, आरोप जिसे कहा जाता है। अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल नहीं है, सेशन ट्रायल है, तब एक वर्ड आता है कमिट करते हैं कि कमिटल फाइल है, कमिट किए जा रही है फाइल। तो उसमें कमिट का अर्थ ये होता है, कोर्ट की भाषा है कि कमिटल पे है फाइल, कमिट कर दिया जाएगा। कमिट की ये परिभाषा है कोर्ट के लिहाज से कि अगर मजिस्ट्रेट ट्रायल का मामला है तो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या करते हैं, वो पत्रावली को सेशन ट्रायल में ट्रांसफर कर देते हैं, सेशन कोर्ट में ट्रांसफर कर देते हैं कि ये सेशन ट्रायल का मामला है, आप विचारण करिए। ये होता है कमिट। तो अगर सेशन ट्रायल का मामला है तो वो सेशन में फाइल चली जाएगी, कमिट हो जाएगी। अगर सेशन का मामला नहीं है, मजिस्ट्रेट ट्रायल का मामला है, तो मजिस्ट्रेट साहब ही आरोप बनाएंगे, या अगर सेशन में जाएगी कमिट होकर तो वहां आरोप बनेगा। आरोप का सीधा साधा अर्थ ये होता है कि जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, जो जज साहब होते हैं, वो आप जो एक्यूज्ड है उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं कि आपके खिलाफ ये आरोप बन रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे मैं आपको आरोप का एक छोटा सा मॉडल भी दिखा देता हूं, ये आपके समझने के लिए ज्यादा सही होगा। न्यायालय सत्र न्यायाधीश, इसमें देखिए आरोप के सबसे पहले क्या लिखा जाता है, मैं जज साहब का नाम, सत्र न्यायाधीश गोंडा, एतद द्वारा आप अभियुक्त
अभियुक्त का नाम, पर निम्न आरोप लगाता हूं कि, यहां जो आरोप लगेगा, आरोप की मैं आपको हाईलाइटेड करके दिखाता हूं, ये देखिए, आरोप हमेशा जज साहब लगाते हैं किसके ऊपर, अभियुक्त के ऊपर, कि आपके ऊपर ये आरोप है, इसका आपको क्या कहना है। जैसे जितने आरोप आपके ऊपर रहेंगे वो आप एक एक करके, जितनी धाराएं आपके ऊपर लगी हैं वो आरोप लगाते हैं। जैसे प्रथम आरोप लगाया, या कि वर्ष 2015 में वादी की पुत्री का विवाह आपके साथ होने के समय एक मोटरसाइकिल, एक मटर माला, एक सोने की अंगूठी व 21,000 रुपये नगद दहेज के रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार आपने ऐसा अपराध किया जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध है। ये आरोप लगा दिया जज साहब ने। इसी तरह से आपके ऊपर जितनी धाराएं लगी रहेंगी वो आपका आरोप लगाते चले जाएंगे। जैसे फिर दोबारा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 में इन्होंने आरोप लगाया, धारा 4 का आरोप है। इसके बाद 498A का आरोप लगाया, जितनी धाराएं इन पर लगी थी। इसके बाद में 304B का भी आरोप लगा दिया, और फिर एक वैकल्पिक आरोप बनाकर 302 भी लगा दिया, यानी दहेज हत्या का मामला भी इसमें बना दिया। ऐसे ही आपके जो केस हैं उसमें जो भी सेक्शंस लगी होंगी उस सेक्शंस के हिसाब से आपके आरोप लगाए जाएंगे कि आपके ऊपर ये आरोप है, आपको क्या कहना है। यहां एक्यूज्ड को मौका दिया जाता है। ये विचारण न्यायालय द्वारा हो, ये आरोप जज साहब लगा देते हैं। अब आरोप लगाने के बाद में जो स्टेज आती है वो एक्यूज से पूछा जाता है कि आपका इस पर क्या कहना है, जो यहाँ उन्होंने लिखा हुआ भी है। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया गया। अभियुक्त ने आरोपों से इनकार किया और परीक्षण की मांग की। अगर आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ, कोर्ट ने आपके ऊपर चार्ज लगाया कि ये चार्ज तुम्हारे खिलाफ है, तुम क्या कहना चाहते हो, अगर यही आपने सारी चीजों को एक्सेप्ट कर ली, यही अपना कर लिया कि हाँ हमारे ऊपर ये जो आरोप लगा है ये सही है, तो आगे ट्रायल नहीं चलेगा, यहीं से आपका मुकदमा समाप्त हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं है आगे ट्रायल चलाने की, चूंकि आपने स्वीकार कर लिया है कि हाँ भैया ठीक है हमने ये अपराध किया है। ठीक है, अगर आप यहाँ एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब आगे की स्टेज शुरू होती है। तो अगर आप कंप्लेनेंट साइड के वकील हैं तो आपको ये करना है, पहले उनको बेल के लिए बाध्य करना है, वारंट कराने हैं। मैंने बताया आपको, अगर वो समन भिजवाइए, नहीं आकर बेल करा रहे हैं तो BW कराइए, अगर नहीं आ रहे हैं तो नॉन बेलेबल वारंट कराइए। आ गए, बेल करवा ली, तो चार्ज के लिए उन्हें बाध्य करना है। आपको कंप्लेनेंट साइड से अपेयर होकर ये कहना है कि इसमें चार्ज बनना है, जैसा आप इसमें चार्ज बनवाइए। चार्ज जब बन जाएगा तब इसके बाद की जो स्टेज आएगी, चार्ज बनने के बाद की स्टेज, उस पर अब बात करते हैं कि अगर आप कंप्लेनेंट साइड से हैं तो आपको क्या करना होगा। चार्ज के बाद आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील हैं तो आपको अब अपने एविडेंस कोर्ट में देने होंगे। आपको बताना होगा कि ये व्यक्ति कैसे आरोपी है। ज्यादातर स्थिति में ये होता है, जो चार्जशीट पुलिस द्वारा सबमिट की जाती है उसमें जिन गवाहों का नाम होता है जो पुलिस बनाकर भेजती है, उन्हीं गवाहों को बारी बारी कोर्ट में बुलाया जाता है। आपकी अगर कंप्लेनेंट साइड से है तो आप अपने अभियुक्त को बुला सकते हैं, अगर कोर्ट का समन जाए तब भी बुला सकते हैं, या कोर्ट की परमिशन से आप ही खुद बुला सकते हैं। समन ना जाए तब भी उसका बयान करवा सकते हैं। आप जो पीड़ित है उसका बयान करवाइए, जो भी उसके साथ में गवाह थे, जो भी साक्ष्य थे उनका बयान करवाइए। ये आपके लिए खुला है कि आप जिनका भी चाहें उनका बयान करवा सकते हैं। ज़्यादातर प्रैक्टिस में ये होता है, चार्जशीट में जितने गवाह पुलिस लगा कर देती है सबको बुलाकर आप अपना एक चीफ लिखवाते चले जाएंगे, जिसे कहा जाता है मुख्य परीक्षा, चीफ एग्जामिनेशन। उसमें आप एक्यूज्ड से अपने साइड के आप खड़े होकर जो भी एक्यूज्ड के साथ हुआ है वो आप वहाँ डिक्टो कॉपी करवा देंगे, लिखवा देंगे, उससे पूछ कर लिखवाएंगे। मुख्य परीक्षा में ये होता है, जैसे मुख्य परीक्षा में भी ज्यादातर प्रैक्टिस में ये चल रहा है कि व्यक्ति को बगल खड़ा करके डिक्टो उसका बयान कॉपी कराया जा रहा है, जबकि ऐसा नियम नहीं है। नियम ये है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दे, वो आप लिख लें। लेकिन आप चूंकि प्रोसिक्यूशन साइड से ही है, कंप्लेनेंट साइड से है, तो ऐसा सवाल ही पूछेंगे जिसमें अभियुक्त फंसे। अब इसके बाद में क्या होगा, जब आप अपना, जैसे पीड़ित को बुलाया आपने, शिकायत करता है उसको बुलाया, उसका आपने बयान करवाया, अपना चीफ लिखवाया, इसके बाद में एक्यूज साइड का जो वकील होगा वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा आपके विटनेस से,
और फिर क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद में जब विटनेस समाप्त हो जाएगा तब वो वहां से चला जाएगा। ये स्टेज होगी अगर आप कंप्लेनेंट साइड से हैं। ऐसे जितने गवाह आप लेकर आएंगे सबका क्रॉस एग्जामिन एक्यूज्ड पक्ष का जो वकील होगा वो करेगा। अब यहां दोस्तों एक स्टेज और आती है, वो मैं आपको बता दूं। अगर आप एक्यूज साइड के एडवोकेट हैं तब की स्टेज में बता रहा हूं आपके लिए। जैसे आपने विटनेस करवाए, सारे गवाहों को आपने दिया, एक एक करके सारे गवाहों को दिया, उन्होंने क्रॉस एग्जामिनेशन किया। जितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट आई थी उतने लोगों का जो नाम था, जितने लोगों का चार्जशीट का जिनके खिलाफ आरोप बना था, उनसे इतर भी किसी व्यक्ति का एविडेंस में नाम आ गया और आप कंप्लेनेंट साइड के वकील हैं, तो आपको करना ये होगा कि अगर बीच में किसी भी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो आपको कोर्ट के समक्ष 319 सीआरपीसी का एक एप्लीकेशन मूव करना होता था। वो नए कानून में क्या हुआ है वो आप मिला लीजिएगा, 319 कौन सा सेक्शन बना है वह कंपेयर करके आप देख लीजिएगा। 319 का एक एप्लीकेशन आपको मूव करना होता है अगर और एक्यूज आ रहे हैं। जैसे जितने चार्जशीट में एक्यूज आएंगे, जितने को समन होगा, जितने बेल कराई, जिसका आरोप बना, वही अभी तक चल रहा था। लेकिन साक्ष्य में क्या हुआ कि एक तीसरा व्यक्ति भी था, इस पूरे घटना में संलिप्त था, तो उसके लिए आप एक 319 का एप्लीकेशन लगा करके आप उस व्यक्ति को भी घसीट सकते हैं इस पूरे मामले में। और जज साहब 319 के एप्लीकेशन की सुनवाई करेंगे, उसे भी तलब कर लेंगे, फिर उसे बेल करानी होगी और फिर उसके खिलाफ वाले एविडेंस भी होंगे। ये आप जो कंप्लेनेंट साइड है उनके लिए एक ये प्लस पॉइंट होता है। इसके बाद दोस्तों जब आपका बयान हो जाएगा, सारे गवाहों का आपका बयान हो जाएगा, तब आपका बयान समाप्त होगा कि प्रोसिक्यूशन अपना सारा केस दे चुका है। इसके बाद में एक्यूज साइड को मौका दिया जाता है। वो जो मैं एक्यूज साइड की तरफ से लेकर आऊँगा वहीं सबमिंग ऑर्डर से, तब आपको बताऊँगा। इसके बाद में आप कंप्लेनेंट के वकील हैं तो क्या करेंगे आप, जब आपके सारे एविडेंस खत्म हो जाएंगे और उनके भी एविडेंस खत्म हो जाएंगे तब आपको आर्ग्यूमेंट का मौका दिया जाएगा। आर्ग्यूमेंट के समय आपको अपने सारे तथ्यों को रखना है, जो आपने बयान करवाया है, जो आपने उनके जिरह में देखा है कि जो कंट्राडिक्शन आए हैं, उस सारी चीज़ों का जवाब आपको कोर्ट को देना होगा। बहस आप शुरू करेंगे, आप प्रोसिक्यूशन हैं, आप बहस को शुरू करेंगे। इसके बाद में वो व्यक्ति उसको उसका जवाब देगा, अपनी बात रखेगा, फिर आप अगर रिप्लाई करना चाहें तो आप रिप्लाई भी कर सकते हैं और इसके बाद में आपका जजमेंट आएगा कि आपने क्या किया है। बशर्ते एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये जिम्मेदारी आपके सर पर है। अगर आप कंप्लेनेंट साइड से हैं, प्रोसिक्यूशन की ओर से हैं, तो आपको ध्यान ये रखना है, आपको अपने मामले को संदेह से परे साबित करना होता है। हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, इसमें अगर आपके केस में थोड़ा सा भी संदेह हुआ, संदेहास्पद लगी पूरी स्टोरी, तो संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को छोड़ दिया जाता है। कई लोग कहते हैं कि जो प्रोसिक्यूशन की तरफ की वकालत है वो बहुत आसान वकालत है, उसमें क्या करना है, उसमें तो सिर्फ गवाहों को बयान करा देना है, बाकी तो सब लोग देखते ही हैं, बचना उनको कैसे है वो जाने, हम कैसे जाने। बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पर होता है हमेशा। प्रोसिक्यूशन की वकालत और टफ है डिफेंडेंट से। आप अगर डिफेंस के वकील हैं तो हो सकता है आपको कम मेहनत करनी पड़े, लेकिन अगर आप प्रोसिक्यूशन के वकील हैं और अच्छे वकील हैं तो आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि प्रूफ करने का पूरा बर्डन आपके सर पर होता है और आपको संदेह से परे मामले को साबित करना होता है। कोई भी संदेह बीच में नहीं आने देना है और इसके लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, आपको अपने केस पर पकड़ होनी चाहिए पूरी तरीके से। पूरा केस हमेशा आपके सर दिमाग में होना चाहिए, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। ये एक कला है, ये एक वीडियो में नहीं बताई जा सकती कि कैसे बयान लिखवाने, कैसे आर्ग्यूमेंट, कैसे क्रॉस एग्जामिनेशन करने, एक कला है। जब आप कोर्ट में कूदेंगे, आएंगे इस प्रैक्टिस में, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ें कैसे वर्क करती हैं और कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। बशर्ते मैं मोटा मोटा आप लोगों को बता रहा हूँ कि कैसे सारी प्रक्रियाएँ ये चलेगी। अब यहाँ से आपकी आर्ग्यूमेंट सुनी गई, उनकी आर्ग्यूमेंट सुनी गई, फिर जजमेंट में फाइल आपकी जाएगी। अब अगर जज साहब को लगता है कि संदेह से परे मामला आपने साबित कर दिया है, तब उस व्यक्ति को सजा सुनाई जाएगी। और अगर जज साहब को लगता है कि आपने मामला संदेह से परे साबित नहीं किया है, तब उस व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा, एक्विटल हो जाएगा उसका।
यानी वो बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अब यहाँ स्टेज आएगी जजमेंट के बाद वाली स्टेज में आपको बता रहा हूं। जैसे अगर आप प्रोसिक्यूशन की ओर हैं, कंप्लेनेंट की ओर से हैं और व्यक्ति को सजा कर दी गई, तब तो आपकी बल्ले बल्ले, ठीक है भैया, आप यही करवाना चाह रहे थे, सजा होगी। लेकिन अगर व्यक्ति को सजा नहीं हुई, वो व्यक्ति बरी हो गया, लेकिन आपको लगता था कि इस व्यक्ति को बरी नहीं होना चाहिए, हमारा केस बहुत मजबूत था, इस व्यक्ति को सजा होनी चाहिए, तब आप उस जजमेंट को ले जाकर आप रिवीजन भी कर सकते हैं। अपील, रिवीजन नहीं होगा तब आप उस जजमेंट को ले जाकर अपील कर सकते हैं कोर्ट में, हाई कोर्ट में। अगर मजिस्ट्रेट के यहाँ से मामला आपका डिसाइड हुआ है और आप संतुष्ट नहीं हैं, उसे सजा होनी चाहिए, तो आप सेशन कोर्ट में जाएंगे, जो आपका जिला एवं सत्र न्यायालय होता है। अगर डिसाइड हुआ है सेशन कोर्ट से, तो आप हाई कोर्ट उसको लेकर जाइए कि ये गलत हो गया है। तो ऐसे स्थितियां भी देखी गई हैं कि व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बरी हो गया है, सेशन कोर्ट से बरी हो गया है और जाकर हाई कोर्ट में उसे सजा हो गई है। मजिस्ट्रेट कोर्ट से व्यक्ति बरी हो गया है, सेशन कोर्ट से जाकर उस व्यक्ति को सजा हो गई है। अब अगर आप सेशन या हाई कोर्ट से भी संतुष्ट नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट तक इस चीज़ों को ले जा सकते हैं। ये आपका एक प्रोसेस है। अगर आप कंप्लेनेंट साइड से वकील हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी प्रोसेस पता हो गई होंगी कि आपको कैसे क्या करना है। तो दोस्तों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करते हैं, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम वही जितनी ये प्रोसेस आपको बताई, ये मैंने कंप्लेनेंट साइड से बताई थी, अगली वीडियो में हम लोग एक्यूज पक्ष से बताएंगे कि वहां से शुरू करके किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है। क्योंकि कंप्लेनेंट साइड में बहुत छोटी चीज़ें होती है, एक्यूज साइड में ही सबसे बड़ी इसमें खेल होता है पूरे इसमें, कि एक्यूज साइड को कैसे बचाना है, डिफेंस का खेल होता है। तो डिफेंस वाली चीज़ें हम लोग डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में समझेंगे कि कैसे डिफेंस में आपको प्रयोग करना है अगर आप डिफेंस के वकील हैं। अगर आप प्रोसिक्यूशन की ओर से हैं, कंप्लेनेंट साइड से हैं, तो इतना मोटा मोटा अगर आपको जानकारी है तो आप सर्वाइव कर ले जाएंगे।